Hello children, we'll continue from latent heat. Okay, in previous video you have seen the latent heat of fusion. अब इस वीडियो में हम देखेंगे latent heat of vaporization. कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम फिनोमेना चलेगा. हम लोग देख रहे थे अगर आप वाटर को आप हीट करते हैं सो अगेन द सेम थिंग विल हैपन. इसका टेम्परेचर राइज होगा टिल 100 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद आप हीट करते रहें, उसका टेम्परेचर राइज होना बंद हो जाएगा. वो 100 डिग्री का 100 डिग्री पे ही रहेगा. लेकिन जो आपका वाटर है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाएगा. ओके, और इसका टेम्परेचर आपका फिर भी 100 डिग्री ही रहेगा जब तक कि पूरा वाटर आपका ये बीकर है, इसमें इतना वाटर है, फिर इसमें लास्ट में इतना वाटर बचा और लास्ट में इतना वाटर बचा. जब तक कि पूरा वाटर यहाँ पे ख़त्म ना हो जाए तब तक टेम्परेचर आपका 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा. ओके, सो कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. आपको कुछ नहीं करना है. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जो डेफिनेशन है उसमें मेल्टिंग की जगह आपको वेपराइजेशन लगाना है, मेल्टिंग पॉइंट की जगह आपको बॉइलिंग पॉइंट लगाना है. ओके, सो योर डेफिनेशन विल बी एग्जैक्टली सेम. ठीक है, एक बार हम डेफिनेशन देखें कि डेफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी. ओके, सो जस्ट अ मिनट. या latent heat of vaporization is the amount of heat required to change 1 kg of liquid into gaseous state at atmospheric pressure at its boiling point. I hope this is understood. कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी होनी नहीं चाहिए. ओके, सो लेट्स सी. देखो अब क्या होता है, जैसे ही आपका वाटर पूरा कन्वर्ट हुआ वाटर वेपर में, सो आपका वाटर है यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे, और जैसे ही वो कन्वर्ट हुआ स्टीम में, ठीक है, जो वाटर वेपर होता है तो ये स्टीम हम बोलते हैं, वो भी आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे है. सो अब पूछा जाता है कि 100 डिग्री पे वाटर हो या 100 डिग्री पे स्टीम हो, किसके पास एनर्जी ज़्यादा है. दोनों के पास टेम्परेचर 100 डिग्री है, किसके पास एनर्जी ज़्यादा है. दिस इज़ द सेम क्वेश्चन एज इट वाज आस्क्ड बिफोर रिगार्डिंग फ्यूजन. किसके पास एनर्जी ज़्यादा है. अब देखो इसके पास सपोज एक्स एनर्जी है, 100 डिग्री पे वाटर के पास एक्स एनर्जी है, तो स्टीम के पास एक्स प्लस में ये जो स्टेट चेंज हुआ है जिसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज़ हुई है वो भी होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होगी. तो 100 डिग्री पे जो वाटर है उसके पास एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो आपका जो स्टीम है उसके पास एक्स प्लस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जितनी एनर्जी भी होगी इतनी हीट उस पर ज़्यादा होगी. ओके, इतनी हीट इस पर वाटर के पास, इतनी हीट स्टीम के पास, इतनी हीट ज़्यादा होगी. Okay, so there is a very important phenomena. Let's see. The particle of steam, that is water vapor at 100 degree Celsius. Steam क्या है? Water vapor at 100 degree Celsius. Have more energy than water at the same temperature. क्यों? क्योंकि जब वो स्टीम बन रहा था तो उसने latent heat of vaporization भी absorb की. Okay, this is because in steam because particle in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. ठीक है, तो आपके स्टीम के पास ज़्यादा एनर्जी होगी. तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, विच कॉज मोर सीवियर बर्निंग. इनमें से कौन ज़्यादा सीवियरली किसी को बर्न कर सकता है. ठीक है, कौन किसको ज़्यादा जला सकता है. अगर किसी के सपोज़ किसी के हैंड पे 100 डिग्री वाटर मतलब बॉइलिंग वाटर गिर गया तो उसकी जो बर्निंग होगी वो ज़्यादा होगी, या किसी के ऊपर स्टीम, और स्टीम का टेम्परेचर हमेशा 100 डिग्री होता है तो ज़्यादा बर्निंग होगी. अब देखो हमें ये देखना है बर्निंग कौन करता है. जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी वो ज़्यादा बर्निंग करेगा. अब वाटर के पास ज़्यादा एनर्जी है या स्टीम के पास? वी ऑल नो स्टीम के पास ज़्यादा एनर्जी है. कितनी ज़्यादा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एक्स्ट्रा है उसके पास. ठीक है, तो आपका जो बर्निंग है वो स्टीम ज़्यादा करेगा एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर.
Okay, I hope this is understood. Now we'll see the state of change by changing the temperature. Solid को अगर आप हीट करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होता है, फिर उसको हीट करेंगे तो गैशियस फॉर्म में चेंज होता है. हीट का उल्टा कूलिंग आता है, तो आप गैस को आप कूल करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज होगा. अगर आप लोगों ने सबने देखा है कि अगर बॉइलिंग वाटर है, किसी एक यूटेंसिल में, एक बर्तन में पानी गर्म हो रहा है, उसके ऊपर अगर आप प्लेट या फिर कुछ उसके ऊपर कवर रख देते हैं तो आप देखेंगे उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं. तो वो जो गैशियस स्टेट में वाटर वेपर थी वो कूल होके अगेन आपका लिक्विड स्टेट ले लेती हैं. लिक्विड को अगर आप कूल करेंगे तो वो सॉलिड स्टेट ले लेगा. सो वी इन्फर, यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिलता है, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर. तो आप टेम्परेचर चेंज करके स्टेट्स चेंज कर सकते हैं मैटर का. ओके, वी हैव लर्न दैट सब्सटेंस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट. तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड हम लोगों ने देखा है. ठीक है, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम आगे प्रोसीड करते हैं. अब देखो, अगर आप ये लें, कुछ कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो डायरेक्टली, कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो लिक्विड नहीं बन के डायरेक्टली वेपर्स में चेंज हो जाते हैं, या हम बोलें गैशियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं. ओके, आप सब लोगों ने अपने घर में कैम्फर देखा होगा, कपूर. ठीक है, कपूर की जो हम लोग पूजा करते टाइम यूज़ करते हैं, कैम्फर. तो आप देखेंगे कैम्फर जो है वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है. इसके अलावा नेफ्थलीन बॉल्स हम लोगों ने देखी हो, जिसमें जो विंटर क्लोथ्स होते हैं, तो जब हमारे पेरेंट्स उनको रखते हैं, अभी आप सबके मम्मी पापा ने विंटर क्लोथ्स बिल्कुल पैक करके वापस रख दिए होंगे. ठीक है ना. तो उसके अंदर वो लोग राउंड वाइट कलर की बॉल्स डालते हैं जो है नेफ्थलीन. ठीक है, अब नेफ्थलीन जो है वो भी डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज होती है. ऐसे ही हमारा एक कंपाउंड है, यहाँ पे आप देखो, अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड भी आपका डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज होता है. ऐसे, या फिर हम ये डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये गैस से डायरेक्टली सॉलिड में, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे चेंज होता है. यहाँ पे लिक्विड स्टेट बीच में आता ही नहीं है. ऐसे जो भी सॉलिड जो डायरेक्टली सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में आ जाए, उनको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन. ओके, इसके लिए हम लोग लैब में एक रिएक्शन करेंगे. अभी आप लोग ये देखें, सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा, मतलब आपका गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड. यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे देखो, यहाँ पे चाइना डिश में ये जो रखा हुआ है, या तो हम लोग कैम्फर लेंगे या अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है आपका NH4Cl. ये फार्मूला आप 3rd चैप्टर के बाद में खुद बनाना सीख जाएंगे, पर अभी आप NH4Cl लिखें. ठीक है, इसको हम क्रश करके चाइना डिश में डालते हैं और इसको हीट करते हैं. आप हीट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक तो लिक्विड फॉर्म नहीं होगा बिल्कुल भी, और डायरेक्टली इसके वेपर्स जाएंगे. अब हमने इसमें इन्वर्टेड फनल, आपका जो फनल होता है लैब में, उसको उल्टा करके रखा हुआ है, हम देखेंगे, और उसके ऊपर कॉटन प्लग से हम लोगों ने कवर कर लिया ताकि जो वेपर्स है वो बाहर ना जा सके. अब देखो क्या होगा, ये ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे ये कूल होके यहाँ पे ये वापस सॉलिडिफाई हो जाता है. देखो आप इसके कॉर्नर पे देख सकते हो, अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाई हुआ. मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पे ये सॉलिड से गैशियस फॉर्म में चेंज हुआ और ऊपर वेपर्स के फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में ऊपर जाने लगा. वहाँ पे जाके ये वापस सॉलिडिफाई होकर डायरेक्टली सॉलिड बन गया. लिक्विड स्टेट यहाँ पे बीच में आया ही नहीं. ओके, सो सी दिस रिएक्शन टेल्स अस अबाउट सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, अब देखो सब्लिमेशन होता क्या है, जस्ट पे अटेंशन हियर. अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, या उससे उल्टा, वाइस वर्सा, मतलब उससे उल्टा, कि फ्रॉम गैस डायरेक्टली टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन. और सब्लिमेशन आपको शो करते हैं, हमारे 3-4 सॉलिड्स हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं. आप उसका एग्जांपल हमेशा याद रखें. एक तो है आपका अमोनियम क्लोराइड जो NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड. दूसरा आपका है कैम्फर, कैम्फर भी आपका सब्लिमेशन शो करता है. नेक्स्ट है नेफ्थलीन,
ओके, एंड लास्ट है ड्राई आइस। ठीक है, ये ड्राई आइस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। ये आपके 4 एग्जाम्पल्स हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं। ओके, एंड व्हाट इज सब्लिमेशन? अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस without going into liquid. Okay, I hope this is understood. So we'll continue in the next class.